मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि वो आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड होता है या आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड होता है, कोवेलेंट से कोई रिलेशन नहीं है इसका, कोवेलेंट से क्या रिलेशन है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, तो प्लीज मिक्स मत करना, पहली बात तो ये, वरना बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आता है। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ही रहा था और लेक्चर बंद हो गया था, ये है वो कि लैटिस एंथैल्पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, आप सबने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, FE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। सेम वैसा ही है, लैटिस एनर्जी भी वही है। लैटिस एनर्जी एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सिमिलर ही तो है, क्योंकि इसमें भी तो एक कटायन एक अनायन है, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो इतना समझना, लैटिस एनर्जी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होते हैं, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम और स्क्वायर ऑफ द साइज ऑफ देयर एटम्स। इतना समझ में आया? आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। तो क्यों बताया मैंने ये आपको, इसके पीछे रीजन बता दो, मैं अभी क्वेश्चन पूछने वाला इसको लेकर, इसलिए क्यों बताया, तो ये दिमाग में रखना हमेशा। ओके, क्यों बताया ये, अभी देखो यहाँ पर ये बॉक्स, आपको एग्जाम में ना ये वैल्यूज नहीं लर्न करके जानी है कि LICL की 853 है, NaCl की इतनी है, BF नहीं, आपको इनको अरेंज करने के लिए आ सकता है एग्जाम कि अरेंज करो इन 5 कंपाउंड को आप अरेंज करो अकॉर्डिंग टू द लैटिस एनर्जी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द, या फिर इन द असेंडिंग ऑर्डर, कैसे भी कर सकते हैं। तो समझो अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, मतलब सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी पहले, तो इसमें से सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करोगे, देखो उसके लिए आप अगर ध्यान से देखोगे इसके अंदर तो डिस्टेंस हम कर सकते हैं। जैसे देखो सबसे पहले देखो क्या है, LICL, NaCl, CaCl2, AlCl3। पहली बात तो ये, इन सब के अंदर क्लोरीन है, मतलब इनके अंदर एनायन तो कॉमन है, इनके अंदर एनायन तो कॉमन है ना, सिर्फ कटायन अलग है, ठीक है। सिर्फ एक कंपाउंड ऐसा है BeF2, उसमें फ्लोरीन है, ठीक है, उसमें फ्लोरीन है। ओके, ये पहले इतना समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम चार्जेस को भी देखना होता है, हमें चार्जेस को भी देखना होता है, इसको भी देखना होता है, बट सबसे पहले एक चीज और, अगर आपके सामने सिचुएशन ऐसी आ रही है कि चार्जेस भी अलग है, डिस्टेंस भी है, दोनों आ रहा है, कैसे अरेंज करूँ, तो हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी चार्ज को जाती है, सबसे पहली प्रायोरिटी हम चार्ज को देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बेरिलियम और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, रुको मैं आपको इसको अरेंज करके एक बार बता दूं तो आपको बेटर आइडिया आएगी। आपको सबसे पहली प्रायोरिटी, मतलब आप देख सकते हो कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस भी है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस भी है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस भी है। दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, मैं किस पे ध्यान दूं, तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहली बात, सबसे पहले आप किसको प्रायोरिटी दोगे, चार्ज को प्रायोरिटी दोगे। अगर चार्ज भी सेम है, चार्ज भी सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें देखो Li प्लस और Na प्लस को देखो, Li पे चार्ज कितना होता है, +1, Na पे कितना चार्ज होता है, +1, तो दोनों पे +1 चार्ज है, क्लोरीन पे -1, दूसरे में भी क्लोरीन है माइनस, तो यहाँ पे तो चार्ज ही सेम है, दोनों में चार्ज सेम है। तो अगर चार्ज सेम हो जाता है तो डिस्टेंस पे जाने का, तो डिस्टेंस को प्रायोरिटी देना, मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी हम चार्ज को देते हैं, ये पहले बात समझ में आनी चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी हम चार्ज को देंगे। तो अभी देखो सबका चार्ज देखते हैं, Li पे कितना चार्ज होता है, +1, Na पे कितना चार्ज होता है, +1, Be पे कितना चार्ज होता है, +2, कैसे पता चला, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है ना, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, बेमक का सर 12, बेमक का सर 12 ऐसे याद रखते हैं। आप कैसे याद रखते हो पता नहीं, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो पता होगा आपको कि ये एलिमेंट्स है, पता है क्या, ये सबको याद होता है कि एलिमेंट क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, कोई कोई ऐसे भी पढ़ते हैं, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी या रोए, ऐसा कुछ भी पढ़ते हैं। आपने कौन सा याद किया इसमें से, याद है क्या एलिमेंट्स, एलिमेंट्स याद होने बहुत जरूरी है, याद किया क्या एलिमेंट्स, ये पता है ना आपको, ये जो मैं बता रहा हूँ, कौन सा याद किया इसमें से आपने,
हाँ ये भी चलेगा, जो भी आपने जैसे भी याद किया है, आपके पास जो भी इसको लेकर ट्रिक है वैसे याद रखो, ठीक है। तो इससे पता चल रहा होगा कि आपको बेरिलियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। बेरिलियम अगर सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो उस पर चार्ज +2 आएगा, ठीक है, उस पर चार्ज +2 आएगा। कैसे अरेंज करते हैं वो सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। उसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम पे भी +2 चार्ज होता है, कैल्शियम पे भी +2 चार्ज होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, ठीक है। अननेसेसरीली अपने आप को अनम्यूट मत करना, हाँ प्लीज। ओके, हाँ, तो अभी आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी इनमें से? सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी बिना वैल्यूज देखे? आवाज नहीं आ रही है क्या? कुछ इश्यूज है यहाँ पे कुछ लोगों के? हाँ ठीक है, 2 लोगों का रिप्लाई आया है। ओके, आंसर इज AlCl3, राइट? AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है। मैंने आपको पहले ही बोला, सबसे पहली प्रायोरिटी हम चार्ज, पहले जितने भी आपको कंपाउंड दिए उन सबके चार्ज चेक करो। सबको पहले, हम सबसे पहले चार्ज वाइज प्रायोरिटी देखते हैं। तो सबसे ज्यादा चार्ज जब मैंने इन सब के चार्जेस देखे तो मुझे पता चला सबसे ज्यादा चार्ज एल्यूमिनियम पर है, तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम सबसे पहला बन जाएगा, AlCl3। AlCl3 की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होने वाली है। देखो मैं अरेंज करता हूँ और फिर मैं आपको उसकी वैल्यूज बताऊंगा, आप देख लेना वही होगा। तो मैं इसको नंबर 1 दे रहा हूँ, 1। अब अगला बताओ, अगला किसका होना चाहिए? तो अगला देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगला 2 के बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला है। बेरिलियम पे भी +2 चार्ज है, कैल्शियम पे भी +2 चार्ज है, तो दोनों पे चार्ज +2 है। अब मैं किसको सिलेक्ट करूँ? तो अभी दोनों का चार्ज जब सेम हो जाता है तो अभी डिस्टेंस चेक करो। अब डिस्टेंस चेक करो, तो आपको पता है एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है। फ्लोरीन और क्लोरीन में कहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा होता है? किसमें डिस्टेंस ज्यादा है? मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर देते जाओ, सॉल्व होते जाएगा। किसका डिस्टेंस ज्यादा होता है, फ्लोरीन का कि क्लोरीन का? बहुत लॉजिकल है ना? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। डाउन डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे एटम की साइज बढ़ती है, तो ऑब्वियसली आंसर क्लोरीन है ना? क्लोरीन है। तो क्लोरीन जो है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मैंने क्या सिखाया, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो अब बताओ BeF2CaCl2 में से किसका ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी? मैसेज, BeF2CaCl2 किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा दोनों में से? परफेक्ट, है ना? BeF2, क्यों? क्योंकि बेरिलियम, क्योंकि फ्लोरीन जो है उसकी साइज कम है, जिसकी साइज कम होगी उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं BeF2 को सेकंड नंबर दे रहा हूँ। ऑब्वियसली थर्ड कौन हो जाएगा? CaCl2, CaCl2, क्योंकि ऊपर जो 2 है वो तो +1+1 वाले, वो तो +1+1 वाले। अब LiCl और NaCl, इसकी बारी आती है, इनको हमें अरेंज करना। वापस देखो, वापस दोनों पे चार्ज सेम है, एक Li+, दूसरा Na+, दोनों पे +1 चार्ज है, दोनों पे ही +1 चार्ज है। मैं क्या करूँ? ऑब्वियसली मैं क्या चेक करने वाला हूँ? डिस्टेंस, है ना? आप डिस्टेंस चेक करोगे या फिर एटम की साइज चेक करोगे, तो किसकी साइज बड़ी है? Li और NaCl में किसकी साइज बड़ी है? बराबर, Na की साइज बड़ी है। अगर Na की साइज बड़ी है, Na की साइज बड़ी है, तो किसको मैं फोर्थ दू? कौन आएगा फोर्थ? LiCl के NaCl? फोर्थ कौन होगा? परफेक्ट। अभी भी कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, रॉन्ग भी बोल रहे कुछ कुछ। अंकिता, ना LiCl, क्यों? क्योंकि LiCl की साइज कम है, उसमें लिथियम की साइज छोटी है, जिसकी साइज छोटी है उसका लेटिस एनर्जी ज्यादा होगा, उसका लेटिस एनर्जी ज्यादा होगा, तो मैं फोर्थ किसको दे दूंगा? Li। और फिफ्थ कौन है? NaCl। अब मैं आपको इसके वैल्यूज दिखाता हूँ। देखो वैल्यूज, देखो वैल्यूज मैंने जो वो किया अरेंज सही है क्या? देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? AlCl3 5492,
उसके बाद किसकी है BeF2 3020। थर्ड कौन है कैल्शियम क्लोराइड। फोर्थ कौन है LiCl। फिफ्थ कौन है NaCl। तो आपको वैल्यूज लर्न नहीं करनी, आपको अरेंज करने के लिए आएगा एग्जाम। अब बताओ किसी को इसमें डाउट है क्या? आपके सामने रिकॉर्ड्स देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। तो एग्जाम में आपको आ सकता है लेटिस एनर्जी को अरेंज करने के लिए। हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज द लेटिस एनर्जी ऑफ LiCl। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। LiCl की कोई वैल्यू कैसे याद रख सकता है 853, इम्पॉसिबल है। मैं आपको बोल रहा हूँ आपको अरेंज करने के लिए आएगा, पर वो भी ध्यान रखना एग्जाम में असेंडिंग ऑर्डर बोल रहे हैं कि डिसेंडिंग। स्टूडेंट एक्साइटेड होते हैं, वो लोग बिना देखे कुछ देखते ही नहीं, सीधा अरेंज करने में इतना एक्साइटेड रहता है यार मेरे को आता है, सीधा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो पढ़ो पहले असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। अगर यही मैं असेंडिंग पूछता तो पूरा रिवर्स हो जाता ये मैंने डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज किया है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे दो लोगों को समझ में आया सब लगता है, लैंड्रॉय और नंदिनी, दो लोगों ने आंसर यस दिया है। और मैं बार बार नहीं बोल पाऊंगा, आज मैं थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए, एक्चुअली मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा एलर्जिक अटैक है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा बार बार नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। एक बार फिर से बताना है क्या, बताओ पूरा वापस बताओ। देखो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार कि सबसे पहले लैटिस एनर्जी का जो मैंने आपको वो बताया वो इसमें बुक में नहीं दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है, पर मैंने आपको बता दिया, आप लिख लेना चाहिए तो आपके पास अगर बुक है तो वहाँ लिख लो। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ साइज, बट ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, ठीक है। बट अब दो फैक्टर्स है तो मैं किसको देखूँ सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाए, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम चार्ज को देते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी हम चार्ज को देते हैं। तो मैंने सब पहले क्या किया, पांचों में पांच जितने भी एलिमेंट जितने भी कंपाउंड दिए उन सबके मैंने पहले चार्ज चेक किए, तो मुझे पता चला सबसे ज्यादा चार्ज एल्यूमिनियम का है, सबसे ज्यादा चार्ज एल्यूमिनियम का है, इसीलिए मैंने एल्यूमिनियम को सबसे पहला वाला नंबर दे दिया। उसके बाद मैंने देखा कैल्शियम और बेरिलियम, तो इनके ऊपर +2 चार्ज है, इनके ऊपर +2 चार्ज है। अब दो चीजें दोनों पे +2 है, मैं किसको किसको सेकंड दूं किसको थर्ड दूं? जब दोनों पे चार्ज सेम आ गया तो मैंने डिस्टेंस मैंने साइज कंपेयर किया, तो मैंने साइज जब चेक किया तो मुझे पता चला फ्लोरीन और क्लोरीन में जो साइज है वो क्लोरीन की ज्यादा है। अगर क्लोरीन की साइज ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए BeF2 को सेकंड दे दिया और CaCl2 को थर्ड दे दिया। सेम कंसेप्ट LiCl और NaCl के साथ भी, Li और Na दोनों पे +1 चार्ज है, दोनों पे ही +1 चार्ज है, ठीक है। तो जब चार्ज सेम है तो अब मैं क्या करूँ, तो मैंने साइज देखना चालू किया वापस, तो मैंने देखा कि Na की साइज बड़ी होती है, Na की साइज बड़ी होती है, अगर साइज बड़ी तो लैटिस एनर्जी कम होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी, तो ऑब्वियसली LiCl की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो 4 और 5 और आपके सामने वैल्यूज। अब कोई डाउट है तो बताओ। मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बुक में नहीं दिया है बट मैंने आपको समझा दिया है, तो वो आप लिख लेना साइड साइड में, आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ इसकी वैल्यूज लर्न, कोई टीचर बोले कि ये वैल्यू ट्रेंड्स पूछते हैं वो लोग, अरेंज द फॉलोइंग डेटाज इन द असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो कंसेप्ट समझा दिया, इनफैक्ट इस पे क्वेश्चन भी है लास्ट में, मैं बताता हूँ। ये देखो सेम वही एज इट इज क्वेश्चन, बी क्वेश्चन देखो आंसर इन वन सेंटेंस का, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लैटिस एनर्जी इन द डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, वही कंपाउंड्स ही है, आप आराम से कर सकते हैं। समझ में आया?
करके। आवाज आ रही है? नहीं। इंडिकेट द फैक्टर ऑन द स्टेबिलिटी। किसी एक आंसर होना चाहिए। आंसर इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ आपने सही बोला। किसी ने एक ने आंसर दिया था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो भी सही है। बट अगर आपको कोई एक एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी और चौथा कोई ऑप्शन, आप हमेशा किसको टिक करोगे? लैटिस एनर्जी को। लैटिस एनर्जी पे बेस्ड होता है। एंड हाँ, अगर आपको ऑप्शन में लैटिस एनर्जी नहीं दिया है, ऑप्शन में लैटिस एंथैल्पी नहीं दिया है, तो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी को मार्क करो, तो आप इस पे जाओगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो वो ध्यान देना आपको। और कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं, फिलहाल कोई नहीं। और कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, वापस आगे जाते हैं। तो जो मैंने बोला, हर चीज़ का ध्यान रखते जाओ तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी इस चैप्टर के बारे में। अगेन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11th में वैसे तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट ही होते हैं, बट ये बहुत बेसिक चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनफैक्ट आपने पहले पढ़ रखी है और आपको पता ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला था ना, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा sp2 sp3 पता ही नहीं है आपको क्या होता है। पता है क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है, बट कैसे आया है पता है क्या? यहाँ पे पढ़ने वाले हो सब कुछ, इस चैप्टर से रिलेटेड है। ओके, देखो यहाँ पर क्या दिया। फॉर सेम अनायन एंड डिफरेंट कटायंस, कटायंस हैविंग हाई चार्ज, कटायंस हैविंग हायर चार्ज हैव लार्ज लैटिस एनर्जी। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, जिसका चार्ज ज्यादा होता है उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। देन कंपाउंड्स हैविंग कटायंस विथ लोअर चार्ज, उन्होंने अरेंज किया AlCl3 CaCl2 एंड NaCl। ऑब्वियसली AlCl3 बिकॉज एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, CaCl2 बिकॉज कैल्शियम पे +2 चार्ज है, और NaCl बिकॉज Na पे +1 चार्ज। As the size of cation decreases, as the size of cation decreases, lattice energy increases। मैंने भी आपको यही बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। तो अगर समझो एग्जाम में ये तीन आ जाए, LIF NAF KF, अरेंज करो, ऑब्वियसली आप आराम से अरेंज कर दोगे, है ना। सबका चार्ज सेम है। अगर चार्ज सेम है तो किस क्या कंपेयर करोगे फिर? साइज, है ना। किसी को डाउट इन दो पॉइंट्स में? ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, बस आयनिक बॉन्ड आपके बुक में इतना ही दिया है। आयनिक बॉन्ड खत्म होता है यहाँ पर। आयनिक बॉन्ड के बारे में और कुछ बताया नहीं, सीधा कोवेलेंट बॉन्ड चालू किया। तो कोवेलेंट बॉन्ड काफी ज्यादा डिटेल में है चैप्टर। आयनिक बॉन्ड के बारे में सिर्फ एक ही फैक्टर बताया, दैट इज लैटिस एंथैल्पी, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, ओके। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई मुझे बता सकता है ऐसे कौन से बॉन्ड्स है जो डायरेक्शनल है, जो डायरेक्शनल है, मतलब जिसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है, जिसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है। परफेक्ट, एक आंसर आया है। कैसे बोला आपने? मैंने आपको इतने सारे बॉन्ड्स के नाम बताया, राइट, है ना। मेजर इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ। इंटर एटॉमिक्स कितने थे? 4, है ना। कौन से हैं? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक। तो इन चार में से कौन से डायरेक्शनल है?
और कौन से नॉन डायरेक्शनल है, कौन से डायरेक्शनल है, कौन से नॉन डायरेक्शनल है? लेंड्रो है, आपने भी आंसर दिया है। क्या, किस बेसिस पे बोला ये, कैसे पता चला आपको डायरेक्शनल है, किस बेसिस पे बोल रहे हो? आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो। ओके, मैं बताता हूँ, हमेशा याद रखना, डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं दो, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। याद रखो, मैं आपको बता रहा हूँ, दो बॉन्ड ऐसे हैं, दो बॉन्ड ऐसे हैं जिनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है, जिनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है, वो है कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट। कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट एकदम आसान है, दोनों सी सी। और दो ऐसे हैं जिनके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं होती है, जिनमें आप डायरेक्शनल नहीं समझा सकते हैं, दैट इज आयनिक एंड मेटालिक। आयनिक और मेटालिक के अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं होती है। अभी आपने आयनिक पढ़ा, आपने कहीं पे भी डायरेक्शन के बारे में सुना कि ये वाला बॉन्ड जो है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा या वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं सुना है। आयनिक बॉन्ड के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं होती है, आयनिक बॉन्ड के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं होती है, ठीक है। तो प्लीज नोट, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल कौन है? आयनिक एंड मेटालिक, आयनिक एंड मेटालिक, ठीक है। अब कैसे बोला वो भी मैं बताता हूँ। कोवेलेंट को हम डायरेक्शनल क्यों बोला? अभी दो लोगों ने यहाँ पे आंसर दिया तो था कि कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट, कोवेलेंट इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना ऑर्गेनिक के अंदर कि जो अल्केन्स होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो वो सब क्या है? वो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक्चुअली क्या है? वो अरेंजमेंट है, एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है वहां पर, एक अरेंजमेंट होता है। अगर आपने देखा होगा ना, तो आपने पढ़ा है ना अल्केन, तो उसमें ऐसा ऐसा दिखा होगा, बताता हूँ। ऐसा देखा होगा, देखा है क्या ऐसा? अल्केन का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया होगा, मीथेन, कैसा कुछ नहीं देखा? कोई बात नहीं, ठीक है, इस चैप्टर में आएगा वो, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना याद रखो कि कौन से डायरेक्शनल है, कौन से नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं अभी। कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है शेयरिंग की वजह से बनता है ना, शेयरिंग की वजह से बनता है। देखो क्या लिखा है, 1919 लुइस सजेस्टेड that there are atoms which attain inert gas configuration, that is 1s2 or ns2np6 configuration by sharing one or more electron pairs, by sharing one or more electron pairs with similar or dissimilar atoms। obviously जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो शेयरिंग की वजह से बनाते हैं। अब शेयर करेंगे तो जरूरी नहीं है कि दो एटम सेम होंगे तो ही वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, डिसिमिलर होंगे तो भी शेयर कर सकते हैं। जैसे HCl देख लो, वाटर देख लो, उसमें क्या है, डिसिमिलर है फिर भी शेयर तो कर ही रहे, है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो सिमिलर ही हो, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स वन इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड हैज इक्वल क्लेम ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, बराबर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों के लिए, दोनों क्लेम कर सकते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, तो ऑक्सीजन हो गया, तो समझो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में? 6। तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है एक। तो अभी जब हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इधर भी एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो अभी जो शेयर्ड पेयर्ड है, ये दोनों दोनों ही क्लेम कर सकते हैं कि ये उनका इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन भी क्लेम कर सकता है कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन से उसने शेयर किया है। तो अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। ये वाला हाइड्रोजन के पास भी कितने हो गए? 2। और ऑक्सीजन भी क्लेम कर सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन उसका है। तो ऑक्सीजन के पास, अगर ऑक्सीजन क्लेम करेगा कि जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए वो उसके हैं, तो ऑब्वियसली उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो दोनों ही क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, लैंगम्यूर कॉल द लुइस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। वो हिस्ट्री कोई नहीं पूछेगा आपको किसने कोवेलेंट बॉन्ड बोला था। Thus, the concept of covalent bond is known as Lewis Langmuir concept.
A shared pair of electron is represented as a dash. आपको पता ही है, हम देखते ही है इसको शेयर ऐसे दिखाते हैं, हम जब वाटर ड्रॉ करते तो हम ऐसे ड्रॉ करते है ना। तो ये जो डैश है वो क्या डिनोट कर रहा है, एक्चुअली वो जो डैश है वो क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि शेयर्ड किया है वो डिनोट कर रहा है ना। A shared pair of electron is represented as a dash and is responsible for holding the two atoms together. ठीक है। A covalent bond may be defined as follows: the attractive forces which exist due to mutual sharing of electrons between the two atoms of similar electronegativity or having a small difference in electronegativities is called a covalent bond. एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, अगर दोनों एटम सेम होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो एक क्लोरीन है, उसके बाजू में दूसरा एक और क्लोरीन है, तो जब क्लोरीन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो वहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, वहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। बट आपको पता है जब दोनों एटम सेम है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम ही होने वाली है। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा किसके बीच में होता है, जब कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, जब कभी भी दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो जो उनके बीच में बॉन्ड होता है वो हमेशा कोवेलेंट होता है। इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड कब बोल सकते हैं, जब कभी भी डिसिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, डिसिमिलर एटम। अब डिसिमिलर एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है ना, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आयनिक भी हो सकता है, वो कोवेलेंट भी हो सकता है। तो कौन सा ऐसा फीचर है, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आप उन दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाओगे या डिफरेंशिएट कर पाओगे, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर जो दो डिसिमिलर एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो वो आयनिक बॉन्ड है। अगर उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है तो वो कोवेलेंट है। इसीलिए इन्होंने लिखा है कि बिटवीन द टू एटम्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कोवेलेंट ही है, और हैविंग अ स्मॉल डिफरेंस, ये डेफिनेशन में लिखना बहुत जरूरी है, और हैविंग अ स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। समझा? तो जब कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए, तो आपको इसी तरह से डिफाइन करना होगा। ये परफेक्ट डेफिनेशन है, अगर आपने इसमें से कुछ भी मिस किया है तो फिर मार्क्स तो घटेंगे आप, क्योंकि परफेक्ट डेफिनेशन एकदम। ठीक है, ओके। मैं अभी भी आपको बार बार बता रहा हूँ कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे पता करते हैं, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो हमेशा वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। जब उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है, तो वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ओके। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल बहुत सिंपल है। H2 मॉलिक्यूल आपको पता है हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है ना। तो H2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, वो अपने साथ एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को शेयर कर लेगा, एक और हाइड्रोजन एटम को शेयर कर लेगा। तो एक और हाइड्रोजन एटम आया, उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो अब ये वाला हाइड्रोजन भी बोल सकता है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला हाइड्रोजन भी बोल सकता है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और ऑब्वियसली हाइड्रोजन के अंदर कभी ऑक्टेट तो हो ही नहीं सकता, हाइड्रोजन के अंदर हमेशा ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है ना। तो बस इतना ही तो है हाइड्रोजन का फॉर्मेशन। और उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, है ना। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो वो देखो लिखा होगा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1s1, आपको पता है। इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल when two hydrogen atom approach each other at a certain internuclear distance, मतलब दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस की बात चल रही है। they share a valence electron. The shared pair of electron belong equally to both the hydrogen atom. The two atoms are said to be linked by a single covalent bond, and H2 molecule is formed. Simple. ठीक है, आप कैसे डिनोट कर सकते हो, आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो जो इन्होंने दिखाया है। हाइड्रोजन ऊपर और नीचे एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो,
या आप ऐसा डैश बना दो वो भी चलेगा। ठीक है, सिंपल। इसमें क्या समझाऊं मैं, कुछ समझाने जैसा है ही नहीं। सिमिलरली वैसा ही फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन भी है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन भी है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में? 7 इलेक्ट्रॉन। उसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो क्या करेगा, एक और क्लोरीन अपने पास, उसके बाजू में एक और क्लोरीन आएगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर लेगा। कैसे बनाएंगे हम स्ट्रक्चर, देखो ये क्लोरीन, ध्यान देना स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है क्लोरीन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 1 फिर 3 4 1 मिनट, ये मैंने क्या किया, 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, ये क्या करेगा, इसके बाजू में एक और क्लोरीन ड्रॉ कर देते हैं। एक और क्लोरीन ड्रॉ कर दिया, उसके पास भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है उसने शेयर किया। तो हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल ऐसा बनाना है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है कि उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उन दोनों के बीच में, वहां पर सर्कल ओवरलैप होना चाहिए, वहां पर सर्कल ओवरलैप होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी सर्कल ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो उसके अंदर क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं एक और सर्कल ड्रॉ करूंगा इसके पास। अब आप देख सकते हो कि जो इसका जो ऐसा पोर्शन जो दोनों शेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जहां शेयर हो रहे हैं, वो दोनों सर्कल का पार्ट है, वो दोनों सर्कल का पार्ट है। इस तरह से आपको इसको ड्रॉ करना है, सिंपल। ठीक है, और आप इसको कैसे दिखा सकते हो, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ये भी सिंपल। समझ में आ गया? अब आप एक सर्कल, कोई भी एक सर्कल सिलेक्ट करो, उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 8 दिखेगा आपको। ठीक है, दोनों ही सर्कल, इंडिविजुअली किसी भी सर्कल को सिलेक्ट करो, में इलेक्ट्रॉन गिनो 8, के बाजू वाले में देखो उसमें भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? सिंपल सा पार्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं टफ। ठीक है, यहाँ पर अभी कुछ कंसेप्ट आया नहीं है। इसके पहले जो कोई अच्छा कॉन्सेप्ट आया था तो वो था लैटिस एनर्जी, और अभी आगे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। अभी ये तो फिलहाल ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए ही बोला है। किसी को डाउट है इसमें, ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर जो मैंने अभी ड्रॉ किया, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, कुछ नहीं समझा ऐसा? ठीक है, सिंपल है वैसे तो, बट फिर भी ओके। आप देख सकते हैं इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन क्या लिखा है, द लुइस लैंगम्यूर थ्योरी